2 बोतल वोडका रोज मेरे फटका। अभी इसको कोई समझ लो, कोई एक भद्र परिवार में, जेंटल परिवार में कोई कनेक्ट कर पाएगा उसको? जो समझ लो दारू नहीं पीता है वो कनेक्ट कर पाएगा? ये रोज 4 बोतल वोडका मेरा रोज का फटका, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दारू नहीं पीते हैं। 35 साल पहले, 30 साल पहले हमने आशिकी गाया, आज भी यंग लड़के लोग गा रहे हैं उसको, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं जी। और आज के जो गाना है, जो आपको बता रहा हूँ, ये फुट टेपिंग सॉन्ग, ये स्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट के उसका लिरिक्स में, उसका कंपोजिशन में वो पावर नहीं है। इंडिपेंडेंस डे का एक ही मकसद मैं बोलूँगा ये कि देश के लिए आप सोचो और दिल से उसको फील करो, अनुभव करो कि भाई आज हम लोग स्वाधीन हुए थे, आज हम लोग फ्रीडम हमको मिला था। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। कहते हैं असफलता और सफलता के बीच का जो गैप है, अगर उसे समझना हो या उसका ध्यान रखना हो तो इंसान को एक चीज़ की बहुत ज़रूरत से ध्यान देना चाहिए कि जब वो जीवन में गिरे तो कोशिश करे कि गिरते वक्त अपने सर को थोड़ा ऊपर रखे ताकि वो ऊपर देख सके और फिर से आगे चलने की शक्ति प्राप्त कर सके। आज एक ऐसे ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। उनका एक ऐसा सफ़र है जो सफलता से भरा हुआ है। सफलता की हर चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की है और इसलिए जब जब संगीत की दुनिया का नाम लिया जाएगा, संगीत का नाम लिया जाएगा, इस इंसान का नाम सदैव सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। और एक छोटा सा शेर है जो मुझे उनके लिए कहने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो कुछ इस तरह है कि मेरी भी आज उस सितारे से दोस्ती हो गई, मेरी भी आज उस सितारे से दोस्ती हो गई, जिसे देख कर सवेरा हो जाए, सोचा चुरा लेता हूँ उसे आसमां से, सोचा चुरा लेता हूँ उसे आसमां से, फिर सोचता हूँ कहीं आसमां में अंधेरा ना हो जाए। तो वो आज हमारे साथ हैं, द म्यूजिकल सेंसेशन ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कुमार शानू जी, जिनको मैं सानूदा बोलूं, प्यार से दादा बोलूं। सानूदा बोल सकते हैं। कैसे हो आप सर? हाँ बस बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास एकदम। जैसे मैंने कहा कि आप एक सेंसेशन हो सर म्यूज़िक के, इतना काम करने के बाद भी मैं अक्सर कहता हूँ कि दादा से लेकर पोते तक सब सुनते हैं आपके गाने। तो ये जब 4 जनरेशन, ये अचीवमेंट आपको अंदर कितना शक्ति प्रदान करता है? नहीं, बहुत सुकून भी देता है, शक्ति भी देता है और मुझे ऐसा फील कराते हैं कि भाई हाँ मैंने कुछ किया जी, ऐसा लगता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे से लेके बूढ़े तक हमारे गाने सुनते हैं और तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वह सफलता को कैसे नापते हो, उसका कोई परिभाषा आपको बताना चाहोगे? हर एक आदमी के, इंसान की एक होती है सोच कि ये हुआ तो ये सफलता आ गई, आप कैसे मापते हो? देखिए, सफलता के लिए बेसिक कुछ चीज़ें होता है। सबसे पहले तो अपब्रिंगिंग आपका जो है, जी, अपब्रिंगिंग डिपेंड करता है आपका सिंगिंग पे, उसका बहुत बड़ा असर होता है। लोग बोलते हैं कि अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा वर्क करता है, सिंगिंग पे आपका बहुत असर होता है उसमें। पहली तो है ये अपब्रिंगिंग में आप ये जान पाते हो कि आप इंसान कैसा बनोगे। जी बिल्कुल। एक सिंगर होने से नहीं होता है, एक सिंगर होने के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, आपके अंदर वो दया, माया, ये सब जो चीज़ें हैं, पर आपका उसूल में पक्का होना, आप झूठ का सहारा ज़्यादा नहीं लोगे, ज़्यादा क्या ना ही लो। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ बड़े होकर सीखने का नहीं है, ये सब अपब्रिंगिंग घर से ही होता है जी, शुरुआत होता है इसका। एंड ये आपके आगे चल के आपके करियर में, आपके सिंगिंग में, या तो आप जिस फील्ड में हो उसमें इसका बहुत बड़ा असर होता है। एंड आई थिंक सफलता के लिए पहले आप अगर सोचो कि हमको सफलता इमीडिएट हाथ लग जाएगा तो नहीं होता है। सफलता के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते हैं एंड वो सीढ़ियाँ हमने चढ़ी हैं एंड उसमें आपको
ये भी ख्याल रखना पड़ता है, आपका पैर ऑल टाइम ज़मीन में रहना मांगता है, ताकि आप जब गिरो तो आपको तकलीफ ना हो। जी आप जब गिरना तो उठना और गिरना ये तो सिस्टम है, जी ऊपर वाले की दिया हुआ सिस्टम है ये। जब आप चढ़ोगे तो आपको एक बार नीचे उतरना ही पड़ेगा। वो जब नीचे उतरोगे आप, तब आपका ज़मीन अगर पैर अगर ज़मीन पे है तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, और अगर आप ऊपर से गिरोगे तो फिर बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए दादा मैंने कहा ना, गिरते वक्त अगर हम ऊपर देख लें तो हमें पता Yes, भी चलता हम yes, कहाँ से गिर रहे हैं, यस। शक्ति भी मिलती है वापस खड़े होने की। तो ये सफलता का कुछ चीज़ें हैं जो अपब्रिंगिंग से आता है। उसूल में पक्के रहना, सदा सच बात को बोलना गट्स के साथ, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट टोटली अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो सफलता, इसको मैंने इस तरह से देखता हूँ कि खाली पब्लिक ऑटोग्राफ लेगा, फोटोग्राफ लेगा एंड आपके पीछे चिल्लाएगा, खाली यही सफलता नहीं होता। नहीं होती है सफलता बहुत सारी चीज़ों को मार्क करता है। जैसे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जब अपनी रिटायरमेंट स्पीच में उन्होंने बहुत सारी शख्सियत का नाम लिया कि मेरे जीवन में मेरे भाई थे, मेरी माँ थी, मेरे कोच थे, जिनके बलबूते मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैं सानुदा से पूछूं कि उनके जीवन में वो दो शख्स ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट कौन रहे जो उनको वहाँ से यहाँ तक लेकर आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी मामी जो थी, मामी का बहुत सारी चीज़ें हमको मिला, डैडी का बहुत सारी चीज़ें हमको मिला, जो खुददारी एंड ये खुददार, सबसे बड़ी बात है खुददारी जो है, ये सब डैडी से ही सीखा। अपब्रिंगिंग, मैं वो बोल रहा हूँ ना बार बार, अपब्रिंगिंग है, इसमें काम आता है। एंड सेकेंड तो यहाँ पे आने के बाद तो हमको बहुत सारे हेल्प चारों ओर से मिला, तो उसमें स्पेशली जिसका नाम लूँगा वो है जगजीत सिंह, क्या बात है। जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाए, एंड जिन्होंने मुझे सक्सेस दिया वो है गुलशन कुमार जी उनका नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। एंड जिन्होंने मुझे पहला परिचय कराया पब्लिक के साथ वो है कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। जी इसलिए विजू शाह आपको बहुत प्यार करते हैं। मुझे याद है मैं उनसे एक इंटरव्यू कर रहा था और ऑफ द कैमरा वो मुझे कुछ बता रहे थे कि किस तरह, मुझे याद है शानू आते थे और हमारे शायद 15 मिनट लगता था और हम रिकॉर्डिंग में आकर, उसके बाद हम काम का हमारा कम होता था, बातें ज़्यादा होती थी। ऐसा कोई इंसिडेंट याद है विजू शाह और आप? नहीं, हमेशा उन फैमिली के साथ मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशन था, क्योंकि उनके साथ उन्होंने सबसे पहले मेरे को स्टेज पे लेके आए, फिर फिल्मों में बड़ा फिल्मों में चांस दिया उन्होंने। तो एक रिलेशन जो था उसमें हम देखते थे कि कल्याण जी भाई कितना सहज सरल, आनंद जी भाई, ये लोग का जो बिहेव था ना, ये बिहेव में एक पता चलता कि ये कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये हमें बड़ा पसंद आया था। एंड हम साथ में बिजू शाह के साथ जब साथ में काम करते थे, तब देखा कि पिताजी का वो जो अपब्रिंगिंग जी वंस अगेन वो बेटे में आता है, और उनके म्यूजिक दोनों के स्टाइल्स बिल्कुल अलग, टोटली अलग था। बिजू शाह थोड़ा वेस्टर्नाइज फॉलो करते थे एंड कल्याण जी भाई प्योर एकदम। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त था एंड बीए में तो जवाब ही नहीं था। उन लोगों के वजह से हमें बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। कल्याण जी भाई लिटरली हमको बहुत कुछ बताया लाइफ में, बहुत कुछ टिप दिया, जिससे संगीत में मेरे को और आसानी आ गया था। एंड उन्होंने बहुत सारे चीज़ एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला, जो हमको उसका हिस्सा बनाया उन्होंने। एंड बहुत सारे फिल्मों में भी गवाया उन्होंने। एंड डेफिनेटली एक जन का और नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन जी जो अगर हाँ नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, उसके बाद गुलशन जी ने टेक ओवर किया एंड गुलशन जी मेरे को आशिकी से पहचान दिलाया, बॉम्बे इंडस्ट्री नहीं पूरे दुनिया में। जी और अब म्यूज़िक के भी ज़माने बदलते आपने देखे सानुदा। एलपी रिकॉर्ड्स से लेकर कैसेट्स का ज़माना आया, कैसेट्स ने सीडी बदली, सीडी से पेन ड्राइव्स आई, अब ऐप्स आ गए हैं जहाँ एक ऐप्स में ही सब कुछ है। तो इस टेक्नो से भरे वर्ल्ड में आपको लगता है संगीत कहीं पीछे छूटा है या अभी भी साथ ही चल रहा है? ये डेफिनेटली संगीत का जो क्रिएटिविटी था वो कहीं ना कहीं मार खाता है टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड जब क्रिएटिविटी ना करके कोई भी चीज़, जो चीज़ हासिल करने के लिए क्रिएट करना पड़ता था, अभी वो चीज़ हासिल करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। तो वो हासिल करने के लिए जब आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है ना, कोई भी एक चीज़ पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो चीज़ अगर आसानी से आपके हाथ लग जाए तो फिर उसका महत्व तो रहता नहीं है।
एंड उसमें जो डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें जो है वो दिखता नहीं है। तब जाके आप लोगों के दिल को छू नहीं पाते। लोगों को दिल को छूने के लिए आपको यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। एंड उस तरह से आप सिंगिंग को अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दिल से गाया, डेडिकेशन के साथ गाया, कंसंट्रेशन के साथ गाया, एंड तो जाके लोग आज भी उस याद गाने को रखते हैं। बाई हार्ट वो गुनगुनाते हैं हमारे सामने। जब स्टेज शो करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सारे ऑडियंस गा रहे हैं साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो हमने दिल से गा के दिल तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं, किया, एंड वो उसमें हम सक्सेस हुए। एंड आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी में वो जब आपका डर ही नहीं रहेगा कि आई नो कि अगर स्टूडियो में जाऊं और मुझे मालूम है कि मैं 4 बार गा दूंगा, 6 बार गा दूंगा, उसमें से जो अच्छा चीज़ है वो निकल के एक गाना बन जाएगा, जी, तो आपका डर कहाँ से रहेगा। आप जानते हैं कि करेक्ट। मैं बेसुरा भी करूँगा तो हमको सुर में ला देगा ये लोग। हम अगर एक लाइन में कोई एक जगह अच्छा गाया तो मुझे मालूम है कि उस जगह को ठीक जगह पे लगा देगा। तो ये जो कट पेस्ट हो या मेलोडाइन हो या ऑटो ट्यून हो या पिचिंग हो, ये सब के टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मार खा गया। मार खा गई। एंड क्रिएटिविटी छोड़ के आर्ट का हम सोच भी नहीं सकता। आर्ट मतलब क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को अगर निकल के आर्ट, आजकल जो आर्ट हो रहा है वो क्रिएटिविटी निकल के एडॉप्शन की तरफ बढ़ गया। बाहर की चीज़ें हम एडॉप्ट कर रहे हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हमारा नुकसान किया। दादा, ये इंटरव्यू ज़रूर अधूरा रहेगा अगर मैं वो दौर आपसे ना रिक्रिएट करने को बोलूँ। आशिकी का उस टाइम था जहाँ बॉक्स ऑफिस सक्सेस, म्यूजिकल सक्सेस, और वो एक ऐसा दौर था दादा जहाँ एक प्लेबैक सिंगर तकरीबन पूरी एल्बम्स गाते थे। तो वो कैसा समय था आपका? नहीं, वो एक ज़्यादा मेहनत वाला टाइम था। हाँ, एक मेहनत वाला नहीं, एक नेचुरलिटी काम करता था, सबका दिमाग सही था। एक नेचुरलिटी काम करता था कि एक फिल्म में एक हीरो है, उसका आवाज़ बार बार चेंज नहीं हो सकता। जी, तो उसका आवाज़ में एक ही हीरो के आवाज़ में जितने भी गाने हुए एक ही सिंगर गाए, तो वो आवाज़ इस्टेब्लिश्ड होता था उसका। जैसे शामी कपूर जी का आवाज़ बन गया था मोहम्मद रफ़ी साहब, जैसे देवानंद जी का आवाज़ बन गया था किशोर दा। खुश दा। हाँ, जैसे कि मनोज कुमार हो, ये वो लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुकेश जी उनका। तो ये जो सारे गाने गवाना, तो उसको इस्टेब्लिश करना कि भाई ये राज कपूर के गाने मतलब मुकेश जी गाएंगे, तो राज कपूर का एक्टिंग में से और गाने में से कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था। देवानंद जी का बातों में और किशोर दा के गाने में फ़र्क नहीं आता। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, किशोर दा के आवाज़ बन गया था। तो ये जैसे कि शम्मी कपूर हो या ऋषि कपूर हो, इन लोगों का गाने में पता चलता था कि मोहम्मद रफ़ी साहब का। तो ये जो लोग, ऋषि कपूर की आवाज़ आप थे बहुत समय तक। हाँ, लास्ट टाइम में बहुत सारे गाने हमने उनके साथ किए, एंड ही इज़ द ओनली पर्सन आफ्टर ऋषि कपूर, शाहरुख खान इज़ देयर, बट आफ्टर ऋषि कपूर जी मेरा गाने का सही जस्टिफाई, जिसको बोलता है ना, जस्टिफाई किया उन्होंने। एंड जितने भी गाने उनके लिए गाया, वो लगता था कि भाई वो खुद ही गा रहा है। ये बहुत बड़ा हुनर उनका था कि ही वॉज, आई थिंक वो गा सकते थे, वो गाना गा सकते थे, थोड़ा बहुत गा लेते थे, बहुत अच्छा मैंने सुना कि बहुत अच्छा गा लेते थे। तो जब मैं गाना गाता था, मेरा गाना कोई वो पिक्चराइज करते थे, जब मेरा गाना वो लिप सिंक कर रहा है, तो उसका जो नस से लेके हर एक नस उसका फूल के ऐसा लग रहा है कि खुद गा रहा है। जो तकलीफ होता है गाने में, वो गाना उसको दिखता था उसका एक्टिंग में। तो उनका ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि पहला जस्टिफाई तो ऋषि कपूर जी ने किया, डेफिनेटली बोलूँगा। उसके बाद शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या सलमान खान हो, सब लोग ने किया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषि कपूर जी। एक ट्रेंड आपकी उस आशिकी ने बनाया था अनुदान, फिर आशिकी दोबारा आई, जहाँ से एक नया ट्रेंड जब हुआ कि अब एक ही गाना एक सिंगर को मिलेगा और वही उसको सेंसेशन बना देगा। अरिजीत सिंह उसमें से आए, अंकित तिवारी आए, और भी बहुत से इस तरह। अब तो एक ट्रेंड बन गया है कि एक फिल्म में बहुत सारे सिंगर्स आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है एक गाना ही काफ़ी है आपको म्यूजिकल सेंसेशन बनाने के लिए? 100%, क्योंकि म्यूज़िक को जो प्रायोरिटी मिलना चाहिए अभी वो मिल नहीं रहा। म्यूज़िक ही है ऐसा चीज़ जो पब्लिक को सिनेमा घर तक खींच के लेके आते हैं। म्यूज़िक ही है एक चीज़। आप जितना भी पोस्टर लगा लो, जितना भी कुछ कर लो, बैनर कर लो, सोशल मीडिया कर लो, लेकिन गाने में इतना पावर है,
म्यूज़िक में इतना दम है, इतना पावर है कि खाली म्यूज़िक आप अच्छा कर दो और म्यूज़िक को पब्लिसिटी कर दो तो म्यूज़िक ही आपको पूरा क्राउड को खींच के हॉल तक लेके आएगा। दैट इज़ द पावर ऑफ म्यूज़िक। ये हमने एक बार नहीं 70 बार देख चुके हैं। 90s के दशक में हमने देख चुके हैं कि म्यूज़िक के वजह से कितने सारे फिल्म हिट हुए, कितने सारे फिल्म फ्लॉप भी हो गए, लेकिन म्यूज़िक कंपनी हिट ने हुआ पैसा है, बना बिल्कुल दिया। जी। म्यूज़िक कंपनी ने पैसा कमाया ताकि वो नेक्स्ट पिक्चर बना सके उससे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, म्यूज़िक का पावर, ये अभी के लोग समझ नहीं पा रहे म्यूज़िक का पावर क्या है। तो जब ये समझ जाएगा, आई थिंक हमको अच्छा फिल्म मिलेगा, अच्छे गाने मिलेंगे। दादा, आप जैसे आप कह रहे हो म्यूजिक का पावर समझ नहीं पा रहे, तो दैट ब्रिंग्स टू अनदर क्वेश्चन कि बदल गया है संगीत कहीं ना कहीं, और बहुत सारे गानों को रिक्रिएट किया जाता है। आपको लगता ही नहीं होगा कि आपने प्लेबैक छोड़ा है, कि आप कम गाते हो क्योंकि आप ही के गाने रिक्रिएट होते हैं। आपको लगता है कि म्यूजिक की जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल स्कोर वाली खत्म हो गई है? पुराने गाने के ऊपर आप सहारा, पुराना गाने का सहारा क्यों ले रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको पुराने गाने का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? बिकॉज अभी वो गाना है नहीं, उस तरह के गाना है नहीं, तो पुराने गाने को सहारा ले रहे हैं। हम उसके खिलाफ एकदम नहीं हूँ, क्योंकि न्यू जनरेशन को एक पता चलता है कि हु वाज द सिंगर, हु वाज द म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिक्स राइटर, सबको जानकारी उनको मिलता है कि भाई अच्छा ये गाना ये गाया था, अच्छा ये गाना ये गाना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराना गाने को लेके जब आप खेलते हो तो आप पुराना सिंगर अगर कैपेबल है तो उससे ही गवाना चाहिए, सेम गाना। हाँ, नहीं तो फिर आपको पहले ही माइनस पॉइंट हो जाता है कंपैरिजन। पहले कैसे गाया था, आप कैसा गा रहे हैं, ये कंपैरिजन होगा ही। ऐसा हमने बहुत सारे देखा कि पुराने गाने को नए तरीके से नए सिंगर से गवा के वो गाना चला नहीं, रेयर 100 में से एक कभी चल गया, वो भी बहुत पावरफुल उसका पब्लिसिटी हो तो इट डिपेंड्स कि अगर आप पुराने सिंगर से ही अगर कैपेबल है, वो अभी भी गा सकते हैं, तो उससे क्यों ना ट्राई करते हैं, उससे ट्राई करना चाहिए, ताकि आप जब पुराना गाने ही ले रहे हो तो पुराना सिंगर को भी गवाओ, बट नए ढांचे से, नए सीरीज से उसको रिकॉर्ड करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसमें आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी आई हैव ए बिग फैन बेस। 100% एक फैन बेस मेरा है बहुत बड़ा। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि पहले ही आपने वो फैन बेस को किल कर दिया, आपने उसको खींच लिया, तो इसमें आपको फ़ायदा है। आपको नया करके फैन बेस बनाना पड़ता है और एक बनी बनाया फैन बेस आपको मिलता है। आप सोच लो कौन सा बेटर है। तो ये सोचना चाहिए लोगों को। शानू, तो जैसे सोशल मीडिया आज इतना इम्पैक्टफुल है, जब अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूं तो अब आप देखते हो रील्स बनते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट आ जाता है, रॉयल्टी का एक चीज़ें आती हैं, ये अलग चीज़ है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट है क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के लिए रॉयल्टीज, कॉपीराइट है ज़रूरी? ये तो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है। कॉमर्शियल एस्पेक्ट में अभी देखिए बहुत सारा दिक खुल गया, पहले ऐसा दिक हम लोगों को मालूम नहीं था, हम लोगों ने काम किए, अभी उसका बहुत सारा दिक हो गया कि भाई किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। ये तो सब दिक ओपन हुआ, एक एक लक्ष्य ओपन हुआ कि भाई इस लक्ष्य में भी जाके भी हम पैसा कमा सकते हैं, इसमें भी हम पैसा कमा सकते हैं, उसमें भी। तो उसका वो अलग एस्पेक्ट है, वो तो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है। बट अबाउट द आर्ट, अगर आर्ट की बात आप करेंगे तो आर्ट में आपको ऑल टाइम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू थिंग्स यू हैव टू क्रिएट, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। एंड अगर आर्ट को कॉमर्शलाइज कर दिया जाए इस तरह से सोशल मीडिया थ्रू और रील्स, आप जो बोल रहे हैं रील्स, ये कोई मायने नहीं रखता। ये ठीक है, इट्स टाइमिंग है, पैसा कमाने का ज़रिया है, बहुत सारे रास्ता है। यूट्यूब चैनल बोलो, यूट्यूब चैनल अब मैं जो खुला यूट्यूब चैनल मेरा कुमार सोनू ऑफिशियल, वो तो मैंने फैंस को वादा किया था कि भाई आपको हर हफ्ता 10 दिन में एक नया गाना सुनाऊंगा, और वो भी 90s फील एंड वो भी 90s लिरिक्स टाइप का, गुड लिरिक्स, गुड कंपोजिशन, गुड म्यूज़िक आपको मैं दूंगा, और मैं वो करते जा रहा हूँ। 3-4 महीने हुआ मेरा ये, मैंने देखा आपके, you've been awarded, तो मेरे को अवार्ड भी मिल गया। बट क्या है कि मैं कोशिश जारी रखा कि मेरा फैंस को दुखी नहीं करने का। वो लोग दुखी हो जाते हैं, सानू आप क्यों नहीं गा रहे, आप क्यों नहीं गा रहे। ठीक है,
मैंने उनके लिए एक कोशिश किया और वो चल रहा है, अभी लोग पसंद कर रहे हैं उसको। सानू, आप रियलिटी शोज से भी अब बहुत कुछ समय से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को देखते हैं। अब निक एंड कॉर्नर कहता हूँ मैं, बहुत रियलिटी शोज हैं, पहले कम थे। तो सबसे पहला सवाल, कंटेस्टेंट्स में अब कितना दम है, और रियलिटी शोज के बाद क्या उनके लिए एक जिंदगी है संगीत की जो उनको खुली बाहें फैलाए, देखिए, वेलकम कर लिए? उसके लिए जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में है कि नहीं, आई डोंट नो, जी। बट एक गरीबी से वो बाहर आ सकते हैं। अच्छा। सबसे पहली बात तो है, कुछ पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले कई सालों से कि रियलिटी सिंगर से सिंगर आते नहीं हैं। सिंगर को लेके बहुत चर्चा होता है, बहुत कुछ होता है। थोड़ी दिन के लिए नाम भी कमा लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, बट मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है ना, वो चीज़ उन लोगों में नहीं है। वो हमारा गाना गाते हैं, वो हमारा गाना गाता है हमें नकल करके। उसका ओरिजिनलिटी के ऊपर वो अगर काम करे उस तरह से, उसमें उसको फायदा हो सकता है। टीवी शो से निकलते ही उसका जो बाहर जो पॉपुलैरिटी क्रिएट होता है, उस पॉपुलैरिटी को एक प्लेटफॉर्म के जरिए, तो उस पॉपुलैरिटी को कैश करते हैं। बट उस पॉपुलैरिटी से अगर वो मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। किस तरह से? उसका ज़्यादा शोज़ नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा बेसिक ट्रेनिंग में ध्यान देना चाहिए, उसका अपने सिंगिंग को एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई हम किस तरह से गाना करने से हमको बेटरमेंट हो सकता है और हम अपना एक अलग आइडेंटिटी बना सकते हैं, बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ये सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ों में ध्यान देने का उसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि इतना डिमांड हो जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है डिमांड को थ्रू द प्लेटफॉर्म टीवी माध्यम से, कि वो फुर्सत उसको नहीं मिलता है कि भाई हम ऑटोग्राफ देंगे, फोटोग्राफ देंगे, बाहर निकलते ही हमको लोग माथे पे तो उठा के चढ़ा के, माथे पे तो उठा लेते हैं लेकिन वहाँ पे उसका करियर ख़त्म कर देते हैं वो लोग। ये पब्लिक ही है जो करियर बनाते भी है, करियर ख़त्म भी करते हैं। सानुदा, आज किस तरह का संगीत से आप जुड़ना चाहते हो या गाना चाहते हो? देखिए, हम बेसिक संगीत पे बड़ा हमारा दिलचस्पी है। जैसा हम रोमांटिक सिंगर कहा जाता है, तो आई डेफिनेटली रोमांटिक सॉन्ग्स के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। सेमी क्लासिकल गाना मेरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड सैड बूट का गाना या ज़्यादा वेस्टर्नाइज मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सानुदा, जैसे आप कहा जाता था उस साम से लेकर कि संगीत हिट करना हो तो कुमार शानू का होना ज़रूरी है, उदित नारायण का होना ज़रूरी है, इनका आना मतलब एक तरह का यकीन है कि संगीत हिट है। आज के ज़माने में कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी अरिजीत सिंह ने ली। लोग कहते हैं कि अरिजीत सिंह आ गया तो हमारा संगीत, हमारा गाना, फिल्म पॉपुलर हो सकती है। कोई सिक्योरिटी नहीं है जी, आप उनकी ऐसा बहुत सारा मूवीज़ है जी जो सारे सिंगर को लेके डूब जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मूवीज़, अभी 10 में से 8 मूवी ऐसा होता है जो फ्लॉप होता है। क्यों होता है? कोई अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया पब्लिकली, वो रजिस्ट्रेशन में कितना दिन तक, कितना दम तक, कितना देर तक उसको वो टिक पाता है, टिका के रख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन हीज टैलेंट, हार और हीज टैलेंट। तो टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आइडेंटिटी अलग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं ना, अभी का जो म्यूज़िक का एक स्टाइल ऑफ जो कंपोजिशन, स्टाइल ऑफ लिरिक्स, ये जो है, इसमें ना कहीं लोगों से जुड़ने का जो काम है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया ऑलरेडी। क्योंकि जैसे कि एक बता रहा हूँ आपको, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, कितना इजी बातें हैं। ये लोगों को जोड़ते हैं, भाई ये मेरी ही बात कर रहा है यार, तू मेरी ज़िंदगी है, ये तो मेरे को उन्होंने बताया था। ये जुड़ते हैं कहीं ना कहीं लोगों को। लेकिन अभी का जो लिरिक्स है, इसमें आपको वो जुड़ने का जो क्षमता है वो है नहीं। वो लिरिकली सिंप्लिसिटी, जो इजी डाइजेस्टेबल, वो ना करके अगर बोल गया एक प्याला कि 2 बोतल वोडका रोज़ मेरे फटका, अभी इसको कोई समझ लो, कोई एक भद्र परिवार में, जेंटल परिवार में कोई कनेक्ट कर पाएगा उसको? जो समझ लो दारू नहीं पीता है, वो कनेक्ट कर पाएगा?
कि रोज़ 4 बोतल वोडका मेरा रोज़ का फटका, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दारू नहीं पीते हैं, तो और उसको कनेक्ट नहीं कर पाया। जनता फिर यंगस्टर्स फिर भी दीवाने हैं ऐसे गानों नो, के। जो ठीक है, दीवाने हैं, लेकिन कितना दिन के लिए, सबसे जी। बड़ी बात ये है। आज समझ लो, आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले हमने आशिकी गाया, आज भी यंग लड़के लोग गा रहे हैं उसको, क्योंकि हम कनेक्टेड है। जी। बट आज के जो गाना है, जो आपको बता रहा हूँ, ये फुट टेपिंग सॉन्ग, ये स्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट के उसका लिरिक्स में, उसका कंपोजिशन में वो पावर नहीं है। जैसे आप इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है सानुदा, करंट जनरेशन ऑफ म्यूजिक में से आपको कोई लगता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, मुझे इससे इसको सुनकर या समझकर इसको मुझे अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है? देखिए, अभी के जितने भी सिंगर्स हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दे आर ऑल केपेबल। बहुत अच्छा सिंगर है आज के ज़माने का जो सिंगर्स है, दे आर वेरी गुड ऑफ देयर ओन। बट आपको उस वर्सेटैलिटी प्रमाण करने के लिए आपको तो बेसिक चीज़ चाहिए ना। जैसे कि आपको कंपोजिशंस चाहिए, गुड कंपोजिशंस, कि आपने आपको प्रूव करने के लिए, आपको गुड लिरिक्स चाहिए, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। तो ये कनेक्टिविटी एंड आपको गुड कंपोजिशन आपको आपको आपका वर्सेटैलिटी को दर्शाएगा। तो वो मौका अगर आपको नहीं मिले और आप एक ही टाइप का म्यूज़िक पे गाते रहे, तो आपका आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, एंड आपका स्टेबिलिटी होगा ही नहीं। सानुदा, ये एक सवाल बहुत संजीदा आपसे पूछना चाहता हूँ। आप और अलका जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं। रिसेंटली अलका जी ने हियरिंग लॉस के बारे में एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, वो खुद भी गुजरी उससे। और हम देखते हैं आजकल एयरपोर्ट्स का ज़माना है, ब्लूटूथ हेडफोन्स का है। आप देखते हैं ट्रैवल करते हुए ऑटो वाले भी बैठ रहे हैं, ट्रेन्स में भी है, गाड़ियों में भी हो रहा है। तो इससे कुछ बचने का कुछ किया जा सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट रेडियो म्यूजिक तो इसी से सुना जा रहा है। सबसे ज़्यादा हम कान को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जी। कान खराब हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा हम कान को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अलका जी का जो हुआ, ये होना नहीं चाहिए किसी सिंगर को। आई थिंक एक सिंगर का लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक ये हो जाता है कि अगर उसका कान ना रहे। मेन है कान से ही होता है गाना। तो ये जो अलका जी का हुआ, आई थिंक ये फॉर टाइमिंग, आई थिंक ऊपर वाले की दया से वो फिर वापस आएंगे। वी आर वेटिंग फॉर दैट कि हम हमारे ट्यूब चैनल के लिए हम उनके साथ डुएट गाने के लिए हमारे कितना रिक्वेस्ट है लोगों को, तो हम वेट कर रहे हैं कि वो कब आएंगे वापस, वो गाएंगे कब, गाना शुरू करेंगे। एंड डेफिनेटली ऊपर वाले की दया से वो गाना बहुत जल्दी शुरू करेंगे एंड उसका कान भी ठीक हो जाएगा। शायद 100% नहीं हो, लेकिन उनको अगर 50% भी मिल जाए ना, तो भी वो आराम से गा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एड्स है, हियरिंग एड्स बहुत सारे हैं जो जिसके सहारे वो आराम से काम कर सकते हैं। बट दादा, सवाल मेरा ये भी है कि जो यंग जनरेशन है, जो एवरी टाइम जो आप देखते हैं हेडफोन से स्टिक्ड हैं, कुछ आप बताना चाहोगे जिससे वो स्मार्टली उसका यूज़ भी करें और उस टाइम से दूर भी रहें? नहीं, मेरा स्पेसिफिकली म्यूजिशियंस। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ज़रूरत ना पड़े तो आप जो कान में हेडफोन लगा के रखते हो, ज़रूरत क्या है? आपका मोबाइल पे वो साउंड सुनाई देता है सामने से, आप विदाउट हेडफोन भी सुन सकते हो। आप कोशिश कर, लोग सोचता कि इजी हो जाता है, ब्लूटूथ हम ऑन कर दिया, अंदर सुन रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा क्षति ज़्यादा होता है। लोग बोलता है ना कि भाई हेडफोन कान में लगाने से बेटर है कि हेडफोन का स्पीकर, ये मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन करके आप बात कर लो ना। अभी कोई सीक्रेट बात हो तो आप जगह थोड़ा सा दूर जाके आप बात कर सकते हो, या तो आप उसको कान में एक बार लगा के सुन लो। एक बार सीक्रेट बात है तो सीक्रेट बात तो सारा दिन नहीं होता है, दिन में एक बार 2 बार होता है, तो आप कान में लगा के सुन लो। बाकी आप कोशिश करो कि उसका स्पीकर ऑन करके थोड़ा दूर से सुनो, तो इसमें आपका कान भी ठीक रहेगा एंड आप ठीक से सुन भी पाओगे। तो आई थिंक कि 24 घंटा हेडफोन लगा के, अच्छा हेडफोन लगाने का मतलब है आपका स्पीकर जो दूर बजता है वो आपके कान के अंदर आ गया, नज़दीक आ गया, तो आपका क्षति ज़्यादा पहुंचाएगा ही किसी भी हालत पे। सानुदा, ऐसे म्यूजिक में भी बहुत जोड़ियों की बात की जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में भी होती है। एक जोड़ी मैंने बनाई है आपकी, वो है आप और उदित जी की, जिसे मैंने जय वीरू कहा है म्यूजिक इंडस्ट्री का। तो आप दोनों की कॉमराडरी कैसी है? नॉट ओनली प्रोफेशनल बट पर्सनल। बहुत अच्छा दोस्ती है हम लोगों का। हम लोगों ने हाल ही में एक शो किया, अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ता ही एक शो दोनों मिलके किया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग अमेरिका, यूरोप
टूर किया था, उदित, अलका और मैं। जी। तो हम लोगों में दोस्ती बहुत अच्छा है। ये हम लोगों का अगर कंपटीशन है तो ओनली हेल्दी कंपटीशन, दैट इज ऑन सॉन्ग, ऑन सिंगिंग, उसमें कंपटीशन है तो ज़िंदगी भर रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। इसके लिए ये नहीं है कि हम उसको पर्सनली हेट करते रहे, वो हमको हेट करते रहे, ऐसा नहीं है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है, ये होना ही चाहिए। होना ही जैसे चाहिए। स्कूल में फर्स्ट सेकंड बॉय में होता है, थर्ड बॉय में होता है। तो ये कंपटीशन से क्या होता है कि एक चीज़ अच्छा निकल के आता है, गाना अच्छा निकल के आता है जो पब्लिक को चाहिए। वही कि जो हम दोनों कंपटीशन करके अच्छा चीज़ आपको देते हैं। तो दादा, जैसे मैं देख रहा हूँ ये वॉल पर आप खचाखच भरा हुआ है आपके अवार्ड्स। एक मेमोरी ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, अवार्ड लेते हुए कि नहीं, बट कोई एक गाना उस समय कैसे बनाया गया, जैसे बाजीगर। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि बाजीगर उस दौर में ऐसी सिनेमा थी, बहुत एक्टर्स नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक ग्रे कैरेक्टर भी था, म्यूजिक भी उसका बहुत अलग बन रहा था, अनु मलिक साहब बना रहे थे। तो कुछ ऐसी मेमोरी बताइए बाजीगर के देखिए, रिकॉर्डिंग एक्चुअली बाजीगर का जो काली काली आंखें गाना, वो गाना पिक्चर में था ही नहीं। सबसे पहले तो बात ये है, उसको बाद में ऐड किया गया कि चलो ठीक है, बहुत गाना रिकॉर्ड हो गया, रिक्वेस्ट हो रहा है, तो फिर ऐड करके उस गाने को रखा गया। एंड वो गाना ही निकल के आया, काली काली आंखें। वो गाना जब गा रहे थे तब उस समय उस गाने में एक रैप है, रैप था एक गाने में। मैं मिला तू मिली हाँ, तू मैं मिला मिली तू मैं। मिली, तू मिली मैं मिला। तो वो जो रैप था, वो रैप मैं गाना चाह रहा था और अनु जी मेरे को गाने नहीं दे रहा था। बोलता है नहीं, मैं रैप तो मैं ही करूँगा, तू खाली गाना गा। तो ये थोड़ा सा हुआ था हम दोनों में, ये याद है। एंड डेफिनेटली हम गाए या अनु जी गाए, गाना तो हिट हो गया था। एंड अनु जी का वो भी हिट हो गया, हमारा भी गाना हिट हो गया, टोटलिटी में गाना हिट हो गया। बट वो मेमोरीज है कि एक थोड़ा अनबन हुआ था हम लोगों में। जी। अनुदा, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, एज एन इंडियन सिटीजन इंडिपेंडेंस के बारे में आप कैसे देखते हो, और संगीत की इंडिपेंडेंस क्या है एक कलाकार के लिए? संगीत में जो इंडिपेंडेंसी है ही नहीं अभी, वो तो छोड़ ही दो, क्योंकि इंडिपेंडेंसी तो है नहीं, क्योंकि संगीत में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसमें इंडिपेंडेंसी कहाँ से आएगा। बट हमारे देश की सवाल है, जहाँ तक देश की हर एक इंसान को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडिपेंडेंस डे को आप दिल से मनाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम कुछ फ़ोटो में हार चढ़ा दिया या कुछ अगरबत्ती जला के या पिकनिक कर लिया, कुछ कर लिया। दिल से मनाइए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे को हमको प्रेरणा देती है कि देश के लिए हम कुछ करें। एंड डेफिनेटली बीइंग ए सेलिब्रिटी हम लोगों को तो करना ही चाहिए, हर एक को करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं 2 स्कूल चलाता हूँ अनाथ बच्चे लोगों का, कुमार सानू विद्या निकेतन। एंड उसमें ना रिक्शा वाला, ठेले वाला सब बच्चे जो है एकदम छोटा छोटा, उन लोगों को मैं शिक्षा देता हूँ अपने बलबूते पे, अपने पैसे पे। आई डोंट हैव एनी एनजीओ। मैं जो गाना गा के कमाता हूँ उसमें से मैं पैसा देता हूँ स्कूल को, बच्चे के लिए। एंड बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। मेरे को ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, चाहे कुछ भी हो, वही हमारा इंडिपेंडेंसी सेलिब्रेशन हो जाएगा। अगर आप देश के लिए कुछ कर सकते हो तो थोड़ा बहुत आप सबको करना चाहिए। डेफिनेटली मैं करता हूँ। मैं इसको पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन ये मेरा एक खुद की इच्छा है, खुद की एक चाह है कि भाई मैं देश के लिए कुछ करूँ, क्योंकि ये हमारा देश है। तो चलो, बच्चे लोगों को मैंने शिक्षा देता हूँ, क्योंकि दिस इज़ द क्राइटेरिया। शिक्षा इज़ द बिग क्राइटेरिया ऑफ आवर कंट्री। लोग बोलते हैं कि गरीबी से ज़्यादा है शिक्षा। अगर शिक्षा होता है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप चाकू उठाओगे या कलम उठाओगे। ये दोनों चीज़ में आप डिफरेंस जो है वो आप विचार कर सकते हो। उसका क्षमता आपको देता है शिक्षा। तो शिक्षा के लेके ये सोचना चाहिए लोगों को। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको देश के लिए करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। आप किसी गरीब को मदद कर दो या किसी भिखारी को कुछ खाना खिला दो, कुछ भी आप करो, लेकिन करो देश के लिए। दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे का एक ही मकसद मैं बोलूँगा ये, कि देश के लिए आप सोचो और दिल से उसको फील करो, अनुभव करो कि भाई आज हम लोग स्वाधीन हुए थे, आज हम लोग फ्रीडम हमको मिला था। दैट इज़ द थिंग। थैंक यू सानुदा। ये मुझे लगता है समय कम है, बट बहुत सारी बातें मैं आपसे फिर करूंगा आके। बिल्कुल। एक और सीजन आपसे बात करेंगे जी, जहाँ पर सिर्फ आपके गानों पे बात करेंगे। ठीक है। आपने वो 10 गाने कैसे गाए, ठीक है, उसकी क्या मेमोरीज है वो। बट थैंक यू सो मच, बहुत याद रहेगा ये बात। बिल्कुल। बट एक फैन मोमेंट मैं भी क्रिएट करना चाहता हूँ। आप कुछ गाना चाहें दर्शक के लिए? आप बोलिए कौन सा गाना आपको सुनना है, मैं गा देता हूँ।
आप सोचेंगे तुम्हें प्यार, अगर उसकी एक हाँ ठीक है। आपके सुनाए हमारे लिए। सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें के नहीं, ये दिल बेकरार करें के नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। थैंक यू सो मच सानू। जी थैंक यू। ये बहुत याद रहेगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे द लेजेंड कुमार सानू, जो आज भी देखिए उनके अंदर संगीत के लिए कितना दीवानगी है, किस तरह से वो उसके लिए ललाक हैं कि उनको करना है, और बहुत अच्छी चीज़ें बताई है, खासकर वो म्यूजिशियंस के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ उभर कर बनना चाहते हैं। आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार, लेकर आएंगे एक नई कहानी, सुनेंगे खुद उनकी ज़बानी।